हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं हूं ऋषभ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर का जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। बेसिकली वेक्टर चैप्टर आपने फिजिक्स में क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, तो उसी वेक्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत सारे टर्म्स यहाँ पढ़ेंगे जो आप वहां पे नहीं पढ़ के आए होंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, तो यह 2 चैप्टर है, ये कंबाइंड चैप्टर है, लेकिन हम अलग अलग पढ़ेंगे, वेक्टर को अलग और 3D को अलग। बेसिकली दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे 3D आया है तो कहीं ना कहीं 2D भी होगा, तो 2D आपने 11th में पढ़ लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि वहां पे एक्स और वाई था। अब यहाँ पे 3D आ चुका है तो यहाँ एक्स वाई और जेड हो सकता है। लेकिन हम 3D से पहले क्या बात करेंगे वेक्टर के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है, आप देख सकते हो, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर आखिर होता क्या है, हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन विच इट्स लेंथ इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो आप रिकैपिचुलेट करो, आपने क्या पढ़ा था क्लास 11th में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी क्या था? those quantity whose have magnitude as well as direction and which can follow the laws of vector addition। और लॉज क्या था? ट्रायंगल लॉज, पैरेललोग्राम लॉ और बहुत सारे लॉज होते हैं, तो उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से आप रिपीट करो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो यानी कि उसका एक आइडेंटिकल मार्क्स होगा। तो मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से वेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसमें पॉइंट को ए को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और बी को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। और बी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट, राइट। बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? अगर मैं इस वेक्टर का नाम देता हूं ए, तो मैं इस वेक्टर ए बी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए और ऊपर आप इस तरह से एरो बनाओगे। इट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप वेक्टर समझ गए क्या होते हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के, और बेसिकली वेक्टर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला देखो, आप पॉइंट वाइज इसे नोट डाउन करते चलना। अब जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे 3D का कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो खैर आप यहाँ समझते चलना, क्योंकि काफी मुश्किल होगा यहाँ पे मैं अगर 3D बना के समझाऊं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ब्लैक बोर्ड पे या किसी व्हाइट बोर्ड पे आप 3D कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो कुछ आपका इमेजिनेशन करना होगा। जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, रूम के कॉर्नर को देखना है, इस रूम के कॉर्नर को देखना है। अगर इस कॉर्नर को देखो क्या है, यहाँ पे आप मान लो इसे एक्स मानो, इसे वाई मानो, तो इसके परपेंडिकुलर, तो इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर जो दिख रहा है सरफेस आपको, वही क्या है? जेड एक्सिस। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ इमेजिनेशन करना होगा, तभी इस चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हो, राइट। बेसिकली बाद बाकी जितना भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, आप थ्योरेटिकल तो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अप्रोच क्या इस चैप्टर में, उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूम के आसपास या कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि चीजें क्या हो रही है आखिरकार। तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहाँ पे इसे मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, इसे बोल रहा हूं मैं वाई एक्सिस। तो जेड क्या होगा? जेड देखो इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर। तो किस तरह से होगा? इस तरह से। लेकिन यार इस तरह से हवा में बना नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या मैं इसे स्ट्रेट लाइन के तौर पे इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसे मैं क्या बोलता हूं? जेड, राइट। मैं भी क्या आपको बताना चाह रहा हूं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं समझाना चाह रहा हूं। तो बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, P, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z। ये बेसिकली P पॉइंट जो है XY प्लेन में ही है। खैर मैं प्लेन के बारे में आगे बात करूंगा। आपको हवा में मानना है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है। मान लो कि इस मार्कर के इस पॉइंट पे P है, हवा में है ना ही वो XY प्लेन पे है, ना ही YZ प्लेन पे है, ना ही वह XZ प्लेन पे है, हवा में है। तो इस पॉइंट P को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप ओरिजिन यहाँ पे देख सकते हो, इस ओरिजिन से इसे आप मिला दो। यहाँ पे इस ओरिजिन से जैसे आपने मिलाया इसे, ये तो हवा में है ना, समझना है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं अगर ए वेक्टर बोलूं, अगर ए वेक्टर बोलूं, या मैं इसका नाम यहाँ पे O है, तो यहाँ पे मैं अगर इसे P दिया ही गया है, तो इसे मैं OP वेक्टर अगर मैं बोलूं, तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? XI प्लस YJ प्लस ZK। और यहाँ पे देखो इस तरह से कैप लगाना पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं? कैप। देखा टोपी की तरह है कैप। तो XI प्लस YJ प्लस ZK, इट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। आप इसे नोट डाउन जरूर करना। यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या
या पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर के बाद आगे हम बात करने वाले वो है यूनिट वेक्टर। देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, तभी हम धीरे धीरे लेवल आगे ले जाएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार यही बोलता हूं कि लेवल के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप जिस लेवल के लिए यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो डेफिनेटली उससे कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ ज्यादा ही देने वाला हूं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो पहले देख लो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, अब नाम है यूनिट वेक्टर तो आप जान सकते हो बेसिकली यूनिट वेक्टर इज दोज काइंड ऑफ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। और यूनिट वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। आप 2 पॉइंट लिखना, पहला लिख लो खुद से, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 और यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। तो बेसिकली अगर मैं मानता हूं एग्जांपल से, आप देखो अगर मैं वेक्टर अगर ए बी अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2i प्लस जे प्लस 3k एक वेक्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो मैं पहले i जे के, आई जे के क्या है? आई जे के एक यूनिट वेक्टर है। तो मैं इससे भी लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ आई इक्वल टू मॉड ऑफ जे इक्वल टू मॉड ऑफ के क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, राइट। आई जे क्या यूनिट वेक्टर है, लेकिन मैं किस में बात कर रहा हूं? ए बी वेक्टर में अगर बात करूं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर इक्वल टू, अगर मैं इसे ए बी बोलता हूं तो ए बी को यूनिट वेक्टर में कैसे लिख सकते हो? इस तरह से, ए बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, राइट। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैं ए बी का बात कर रहा हूं ना, तो इसलिए मैं लिखा ए बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अब यहां पे एक नया टर्म आया है, पहले आप जान लो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर में? तो किस तरह से आप निकाल सकते हो इसका? मैं अगर लूं, और कोई वेक्टर अगर ए बी वेक्टर अगर गिवन है xi प्लस yj प्लस zk, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से आप निकाल सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी किस तरह से निकाल सकते हो आप? देखो यहां पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। तो मैं यहां पूछूं कि इस एग्जांपल में फिर आप आओ, ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो आप क्या करोगे? ए बी का यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालोगे? पहले तो वेक्टर ए बी आपको लिख देना है। तो वेक्टर ए बी किस तरह से लिखोगे आप? 2y प्लस जे प्लस 3k अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आप यहां देखो 4, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो गया? 14, रूट अंडर 14। आप यहां पे रूट 14 से डिवाइड कर दो और यही क्या निकल के आया? यूनिट वेक्टर। तो आपने समझा ना यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी फॉर्मूले से। और यूनिट वेक्टर क्या होगा? किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? वेक्टर और यूनिट वेक्टर पढ़ लिया है। तो अगला हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हो पहला पॉइंट, इसके बाद क्या है? को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या है? अब इनिशियल का क्या मतलब है? स्टार्टिंग। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इस पॉइंट में ओ बोलता हूं। देखो दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इक्वल है, सेम है, पॉइंट क्या है? ओ। तो पॉइंट ओ जो है इनिशियल पॉइंट है वेक्टर ए के लिए भी, वेक्टर बी के लिए भी। तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इनिशियल वेक्टर। समझ गए? इसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है मैं पहले बताना चाहता हूं। वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है कि किसी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो पैरेलली होना चाहिए। कहने का क्या मतलब समझो आप। अगर मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर का नाम दे रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 है, तो इस वेक्टर को मैं इसी लाइन के अकॉर्डिंग, इसी लाइन के ऊपर मैं लिख सकता हूं। फिर से ए वेक्टर, वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा,
मैं इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, तो इस पे ही एक वेक्टर बना सकता हूं, तो कोई वेक्टर में चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर को शिफ्ट करने पे पैरेलल या आगे ट्रांसलेशनली इसे आगे बढ़ाने पे वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो कोलिनियर की अगर मैं डिफिनेशन बोलूं कोलिनियर वेक्टर की, दोज वेक्टर हुज लाइन ऑफ सपोर्ट इज सेम और विच कैन बी एक्सटेंडेड पैरेलली इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसे, कोलिनियर वेक्टर। और लाइन ऑफ सपोर्ट का क्या मतलब यहां समझ सकते हो। देखो इस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, इसे मैं आगे बढ़ा दिया तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने आगे बढ़ाया, तो इस लाइन ऑफ सपोर्ट इसे बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट। इसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके पैरेलली कोई दूसरा लाइन था उससे मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसे क्या कर सकता हूं, यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो वेक्टर ए फिर से रहेगा, ना कि चेंजिंग होगा इसमें कुछ भी। तो बोल सकते हो दोज वेक्टर हुज लाइन ऑफ सपोर्ट इज सेम इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी आपस में कोलिनियर है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर टू ईच अदर, तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। लेमडा क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, लेमडा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। इस पे एक दो क्वेश्चन करना यहाँ पे जरूरत हो जाता है, यहाँ पे तो हम जरूर एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो कोलिनियर वेक्टर पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ टू वेक्टर ए एम आई प्लस जे माइनस 2k एंड बी 3i प्लस 2a माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पे कैप लगा सकते हो आप, यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। तो आर कोलिनियर, कोलिनियर दिया गया तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पे एम का वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने जस्ट आपको समझाया कि इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर देन ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। लेमडा क्या है, कांस्टेंट है। तो ए वेक्टर को लिखो आप यहाँ पे, मैं जस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, एम आई प्लस जे माइनस 2k इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 2m माइनस 1 2m माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप, राइट। इसे क्या करो, इक्वेट करना होगा, आई कैप इक्वल टू आई कैप, जे इक्वल टू जे कैप और के इक्वल टू के कैप करना होगा और एम का वैल्यू निकालना। काफी सिंपल है। यहां से आप देखो क्या मैं बोल रहा हूं, यहां से देखो एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और यहां से लेमडा को रहने दो, पहले मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, या मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा आई प्लस यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 जे इंटू लेमडा प्लस के लेमडा। इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहां से क्या करो, आप इक्वेट कर सकते हो, इस तरह से होगा। देखो यहां से 3 लेमडा आई इक्वल टू एम इंटू आई कैप। यहां से क्या कर सकते हो, आई से आई कैंसिल। यहां पे क्या है, एम इक्वल टू 3 लेमडा। अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब क्या करो, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ कर सकते हो, तो कुछ हमारा आंसर आ सकता है। आप इक्वेट किसके साथ कर सकते हो, आप यहां पर देखो के वाले को इक्वेट करने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k कैप इक्वल टू, यहाँ पे क्या है के लेमडा, के से के कैंसिल, यहाँ लेमडा इक्वल टू क्या है आपके पास -2 आ गया ना, लेमडा इक्वल टू क्या आपके पास आया -2, लेमडा इक्वल टू -2 आया, आप यहाँ पे डाल दो तो एम इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा -2 इंटू 3 आ गया -6। लेकिन ये आपका अभी आंसर नहीं आया है, भले यहाँ पूछ रहा है क्या एम का वैल्यू। अभी आप और तरीके से चेक कर सकते हो, लेमडा इक्वल टू -2 डालने पे क्या है एम इक्वल टू -6। लेकिन अभी जे वाले को मैंने इक्वेट नहीं किया है, इधर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ से क्या जे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 आ गया, बार बार आई को आई और क्यू काटने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैंसिल होगा ही होगा, तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। 1 इक्वल टू किसको हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप 2m माइनस 1 इंटू लेमडा, 2m माइनस 1 इंटू लेमडा, और जे तो जे के साथ कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है, तो 1 इक्वल टू क्या आया। यहाँ पे देखो आप या तो एमडा डालकर एम निकालने की कोशिश करो या एम डाल के लेमडा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं एम का वैल्यू डाल के लेमडा निकालने की। तो 2 इंटू एम का वैल्यू क्या है हमारे पास -6, तो -6 -1
और लेमडा फाइनली यहाँ पे है, क्या हो जाएगा -12 -1 -13, तो लेमडा इक्वल टू -1/13, लेमडा इक्वल टू -1/13, देख सकते हो -12 -1, तो यहाँ पे -1/13, लेमडा का वैल्यू यहां से आ रहा है -1/13, लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, लेमडा इक्वल टू -2, ये आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, एम का आंसर क्या होगा 5, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता इस क्वेश्चन से। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कराने के मेरा क्या मकसद था, ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था कि यहाँ पे सीधे क्या होता, अगर आप कोई भी एग्जाम में रहते, यहाँ ऑप्शन दिया गया था, पहला ही ऑप्शन दिया गया था एम इक्वल टू -6, उसके बाद कुछ भी दिया गया था, एक डी ऑप्शन रहता, यहाँ पे लिखता 5 या नन ऑफ दीज, ऐसे रखा नन ऑफ दीज। तो आप क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले ही देखते एम इक्वल टू -6 आ रहा है, पहले ऑप्शन को क्लिक करते या टिक करते और फाइनली नेगेटिव आंसर आ जाता। तो इस चीज से बचना था, और मोस्ट इंपोर्टेंट इससे भी मेरा सबसे एक अहम मकसद था कि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते, लेमडा इक्वल टू, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वी वेक्टर, जो मैंने बताया उसे आप करने की कोशिश जरूर करना। यही होता है किसमें, कोलिनियर वेक्टर में। देखो यहाँ पे कोलिनियर दिया गया था, तभी मैंने अप्लाई किया, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, तो कोलिनियर होगा तो ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स वी वेक्टर। तो अगला एक पॉइंट जो छूट गया था वह लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, दोज वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए गिवन वेक्टर एंड हुज वन पॉइंट इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इनिशियल पॉइंट फिक्स है, उस क्या कर सकते हैं इस केस में, वेक्टर को आप आगे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ऊपर आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट। तो एक वेक्टर होता है, इसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। एक टर्म था, छोटा सा टर्म था, समझना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन और बुक में है तो समझ लो, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्या है, मैं फिर से ग्राफ पे लौटने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं x ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, z है, ऊपर z है। तो मैं इसे यहाँ तो ड्रॉ नहीं कर सकता हवा में, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, यह ओरिजिन है फाइनली। तो आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, पहला आप नोट डाउन करते चलना, आप नोट डाउन करते चलना कि x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y भी 0 और z भी 0, आप जानते हो यह 2D वाला ही कॉन्सेप्ट है। उस तरह से y एक्सिस पे क्या होगा, z भी 0 और x भी 0 हो जाएगा, और फाइनली z एक्सिस पे क्या होगा, z एक्सिस पे क्या हो जाएगा, z एक्सिस पे x भी 0 और y भी 0। ये तो एक्सिस की मैंने बात की। अगला क्या है, अगला मैं बात करना चाहूंगा प्लेन का। प्लेन बेसिकली होता क्या है, प्लेन बेसिकली होता क्या है, देखो ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये प्लेन है। इस प्लेन में आप कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट, लेकिन वह को प्लेनर होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा आपको, दो कम से कम लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे तो आपस में डेफिनेटली वो को प्लेनर होंगे। यानी को प्लेनर का क्या मतलब है कि वो एक ही प्लेन में होंगे। अब ऐसे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, को प्लेनर है। अगर मैं इसे कट करने की कोशिश करूं, किस तरह से कट कर सकता हूं इस दोनों लाइनों को, इस तरह से मैं कट कर सकता हूं। लेकिन जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई और जेड आपस में को प्लेनर नहीं है। मैं आगे बात करूंगा को प्लेनर का, लेकिन आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बात कर रहा हूं। अभी मैं प्लेन के बारे में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। तो प्लेन का बेसिकली मतलब यही होता है कि एक प्लेन है, सरफेस है, जहां पे हम बहुत सारे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे तो आपस में क्या होंगे, वो को प्लेनर होंगे। और को प्लेनर का मतलब है कि वह एक ही प्लेन में होंगे ही होंगे। जाहिर सी बात है कि दो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करें या 2D में या 3D कहीं भी, वो को प्लेनर होंगे ही होंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, राइट। समझने की कोशिश करना। तो देखो ये एक प्लेन में है या नहीं है, मैं इसे ऐसे चेंज कर देना चाहता हूं। ऐसे मैंने चेंज करने की कोशिश की। अब देखो आपस में को प्लेनर है, बिल्कुल है। अब इस सरफेस पे है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग है, मैं इसे नीचे में कर देना चाहता हूं। देखो फिर से इस प्लेन में दोनों आ रहे हैं ना, तो को प्लेनर हमेशा दो लाइन होंगे ही होंगे। तो खैर मेरा प्लेन टॉपिक था, यहाँ पे को प्लेनर मैं आगे समझाऊंगा, एक बड़ा टॉपिक है को प्लेनर, लेकिन इतना समझ जाते हो आगे तो बहुत यूजफुल रहेगा। अब प्लेन की मैं बात करूं तो प्लेन 3 टाइप्स के होते हैं। अब कहां से आप गौर करना, तो आप अब कहां से गौर करना, आप रूम में कहीं बैठे हो, देखो चारों तरफ, एक कॉर्नर पकड़ो रूम का, 4 कॉर्नर होंगे, कहीं पे एक कॉर्नर पकड़ो,
किसी को एक्स, किसी को वाई, किसी को जेड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर पे आना है, मैं बोलूंगा कि यहां दिखाया जाए इसे, इस कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे एक्स मानो, इसे वाई मानो, तो जेड क्या हो सकता है इसके परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे उतना ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूम पे क्या कर सकते हो, आपने फर्श के दो सरफेस है उसे एक्स वाई मान सकते हो और दीवार वाले एक्सिस को जेड मान सकते हो। तो टोटल कितने प्लेन आ रहे हैं इसमें? 3 प्लेन आ रहे हैं। कौन कौन? एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन अगर मैं बात करूं तो एक सरफेस आ जा रहा है, ये आपका ये वाला दीवार आ जा रहा है, राइट, और फाइनली उस साइड का दीवार आ जा रहा है। तो 3 सरफेस आपके पास हैं। इसे आप अच्छे से कब समझ सकते हो? जब आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे, रूम में देखोगे, ठीक है, वीडियो से थोड़ा सा यहाँ से आपका व्यू उठा के रूम की तरफ देखना है, वीडियो को पॉज करो, सोचो। तो प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला प्लेन हुआ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। दूसरा होगा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, यानी कि वाई और जेड होना चाहिए। और फाइनली एक होगा एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन। तो 3 टाइप्स के प्लेन होते हैं। अब समझो एक आस, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा। यहाँ पे कुछ सिस्टम है नहीं कि मैं इस ब्लैक बोर्ड पे 3D ड्रॉ कर सकूं, तो इसे समझना होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है आप समझने में। तो एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बहुत सिंपल है। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? जेड इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। वाई जेड प्लेन में क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, और एक्स जेड प्लेन का अगर मैं बात करूं तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0, राइट। अब मैं बात करना चाहता हूं कि कोई पॉइंट P है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं इसी ग्राफ पे, एक पॉइंट P है जो हवा में कहीं है, यहाँ पे हवा में है, उसका कोऑर्डिनेट मैं मानता हूं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मैं मानता हूं x, y, z, इस पॉइंट P का। तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन से कितना होगा? तो आप देख सकते हो, रूम में फिर से देखो, आपने किसी न किसी को तो एक्स वाई प्लेन बनाया होगा ना, तो उसमें उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा? रूम में देखो, एक्स वाई प्लेन आपका कहां पे है, उस पॉइंट से आप ध्यान से देखो, तो फाइनली क्या निकाल सकते हो? एक्स वाई प्लेन से पॉइंट P का जो दूरी होगा वो क्या होगा? और डिस्टेंस को मैं अगर d बोलता हूं तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड, जो जेड का दूरी होगा, इस जेड कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होगा। उसी तरह से वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस निकालो आप। वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस क्या हो सकता है? इसमें अगर d इक्वल टू बात करूं तो यहाँ पे मॉड ऑफ x हो जाएगा। और फाइनली एक्स जेड प्लेन से अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ y। और ये फाइनली क्या आया? डिस्टेंस आया किसी भी पॉइंट का एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन से। अब पिछला जो मैंने यहाँ लिखा था, जिसे मैंने मिटा दिया है, वहां पे क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन। अब क्या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस और पॉइंट क्या है? एक्स, वाई और जेड। तो फाइनली क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर, रूट क्या हो जाएगा? रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप निकाल सकते हो एक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट P मानता हूं, इस पॉइंट को मैं P मानता हूं, तो देखो यहाँ से वाई जेड से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो, ये तो हमारा क्या है? जेड एक्सिस। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं अगर, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है हमारा? जेड, और यहाँ से क्या है? वाई। तो फाइनली से आप ज्वाइन करो तो क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कंफ्यूजन है तो किसी याद रख लो। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट P का? तो रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फाइनली जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन कुछ कर सकते हो। एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर मैं पॉइंट P का, इसी पॉइंट P के जगह पे मैं अगर लिखता हूं अगर 2, 3, -4, अगर मैं पूछूं आपसे, पहला पार्ट पूछूं अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा किसी भी लाइन का? तो एक्स वाई प्लेन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉड ऑफ जेड यानी 4, -4 का मॉड हो जाएगा 4। वाई जेड प्लेन से क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का क्या होता है? रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स। तो वाई एक्सिस का क्या होता है? रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 4 + 16 20, रूट 20। तो फाइनली आंसर हो जाएगा रूट 20। से आप लिख सकते हो
2√5, तो ही इसका आंसर होगा। तो आज के हमने वीडियो में कुछ बेसिक टॉपिक को कवर किया। वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को लीनियर वेक्टर क्या होता है। थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट देखा प्लेन के बारे में। जैसे प्लेन एक अलग से एक सेक्शन है, इसका इक्वेशन अलग से होता है, इसका हर कुछ अलग से होता है, लेकिन हमने यहाँ पे आज जानने की कोशिश की। और फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस देखा, किसी भी प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, और फाइनली हमने एक दो क्वेश्चन करके वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।